तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखते चलेंगे। सेशन के जो रहेगा आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, राइट। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, पढ़ने वाला काम भी करेंगे आज, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आएंगे, राइट। तो कुछ लॉजिकली कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो एक होता है स्टूडेंट्स डिस्पाइट और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर आपको देके जाएगा, राइट। डिस्पाइट वर्सेस इन स्पाइट ऑफ कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, राइट। तो क्या डिफरेंस होता है, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ में क्या फर्क होता है, इस चीज को हम इस सेशन में पहले देखेंगे, राइट। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो स्टेटमेंट यहां पे बोला गया है कि जो डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ आर ऑफन यूज्ड चेंजिंगली, ठीक है। इंटरचेंजेबली आप इनको यूज कर सकते हो, बट देयर आर सबटल डिफरेंसेस, राइट। सो इन देयर यूसेज, सो हियर इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईच। तो हम देखेंगे, बोल रहा है कि इनको इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो उन डिफरेंसेस का आपको नॉलेज होना चाहिए कि डिस्पाइट क्या होता है और इन स्पाइट ऑफ के साथ क्या कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। तो अगर हम बात करें डिस्पाइट की, तो ये एक preposition है, राइट। डिस्पाइट इट्स अ preposition, इट इज डायरेक्टली फॉलोड बाय अ नाउन। तो डिस्पाइट के बाद याद रखना हमेशा ही क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है और नाउन फ्रेज आ सकती है। और इसके साथ कभी भी आपने जो कंपटीशन एग्जाम का जो पॉइंट है वो ये है कि डिस्पाइट अपने साथ preposition ऑफ नहीं लेता है। तो अगर हम नंबर की बात करें, ठीक है, कि भाई आपको पता है आपको एक नंबर लेना है एग्जाम में, तो डिस्पाइट के साथ आपको कहीं ना कहीं ऑफ लगा के वो देता है। ये तो रही बेसिकली मार्क्स लेने वाली बात। लेकिन डीप भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इनसाइट होना चाहिए आपका कि यार बेसिकली फर्क क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो बोला है कि इसके बाद नाउन लिखा जा सकता है, प्रोनाउन लिखा जा सकता है, नाउन फ्रेज आ सकती है, और कभी भी इसके साथ ऑफ नहीं आता। विदाउट ऑफ आप इसके साथ मतलब जब भी लिखेंगे तो डिस्पाइट के बाद नाउन डायरेक्ट आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकती है, बट ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि डिस्पाइट ये अपने आप में ही क्या है, एक प्रेपोजिशन है। इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है, कभी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखो, एग्जाम क्वेश्चंस के टाइप्स बन जाते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑफ नहीं लेता डिस्पाइट। डिस्पाइट की पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछा जाए तो इट्स अ प्रेपोजिशन, राइट। एग्जांपल बोल रहा है, डिस्पाइट द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। मतलब बारिश होने के बावजूद, हिंदी में कुछ ऐसा मीनिंग देता है हमें वर्ड इसके बावजूद, मतलब बोलना चाह रहा है कि बारिश होने के बावजूद भी हम वॉक करने के लिए गए थे। बारिश होने के बावजूद भी हम वॉक करने के लिए गए थे, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। आगे मूव करते हैं। फिर अगला जो इसका पेयर है वो है इन स्पाइट ऑफ, राइट। अब नाउ व्हाट इज इन स्पाइट ऑफ, दिस इज अ फ्रेज दैट कंसिस्ट्स ऑफ द preposition। इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं। इन स्पाइट ऑफ जो एक पर्टिकुलर टर्म है, फ्रेज है, इसके अंदर इन एक preposition है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द preposition, इन इसके अंदर preposition है, ठीक है। एंड द इसके अंदर द नाउन फ्रेज इसके अंदर एक आती है, दैट इज स्पाइट ऑफ। इस स्पाइट ऑफ अगर आपसे पूछा जाए स्पाइट ऑफ क्या है, तो इट्स अ नाउन फ्रेज, राइट। स्पाइट ऑफ जो है नाउन फ्रेज है, और इन आपकी जो यहां पे preposition है, राइट। इट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग एज डिस्पाइट। हालांकि इनके मीनिंग वाइज कोई इनमें फर्क नहीं है, इसके बावजूद यही ये कुछ मीनिंग हमें देता है, इसके बावजूद, राइट। कि उसकी कड़ी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। जैसे पिछले वाक्य में बोल रहा था कि बारिश होने के बावजूद भी क्या हुआ, बारिश होने के बावजूद भी हम क्या कहां गए थे, वॉक पे गए थे, राइट। तो इट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग एज डिस्पाइट, बट इन स्पाइट ऑफ इज स्लाइटली मोर फॉर्मल। आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा फॉर्मल इनफॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही थोड़ा सा इसमें अंतर आता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि दोनों सेम होते हैं मीनिंग वाइज, बट जो इन स्पाइट ऑफ होता है वो स्लाइटली मोर फॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल है मतलब ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है उसमें इन स्पाइट ऑफ हम ज्यादा यूज करते हैं कंपैरेटिवली टू डिस्पाइट, राइट। तो फॉर्मल किसको मानना है, कौन है ज्यादा फॉर्मल, इन स्पाइट ऑफ जो वर्ड होता है ये ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद की पॉइंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, थोड़े से आपको ये की पॉइंट्स याद रखने हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्पाइट इज अ सिंगल preposition, while in spite of is a prepositional phrase, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पाइट एक सिंगल preposition है, और जो इन स्पाइट ऑफ है इसमें इन भी आ रहा है, इसमें नाउन फ्रेज भी आ रही है, तो इसको prepositional phrase बोला जाता है। इट्स अ prepositional phrase, राइट। मीनिंग बोथ एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट or something happening in contradiction to something else. We did something despite difficulties, right? कि हमने कुछ करा था, ठीक है,
कठिनाइयां होने के बावजूद भी। दोनों का जो मेन फंक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्शन करने का ही है। कॉन्ट्राडिक्शन आप समझते होंगे, जैसे पहले कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो उसको मिडल में कनेक्ट कर देगा डिस्पाइट के साथ, राइट। डिस्पाइट ऐसे है कि पहले प्लस है तो बाद में माइनस है, अगर पहले माइनस है तो बाद में प्लस में रिजल्ट जाएगा, इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो डिस्पाइट है, इंस्पाइट है, नेवरदलेस है, नॉट विद स्टैंडिंग है, हाउएवर है, बट है, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं, ऑल्दो है, दो है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्शन को बयां करते हैं। ये ध्यान रखना है आपने। आगे मूव करते हैं, पढ़ लीजिए। दे कैन ऑफन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, राइट, बट डिस्पाइट इज जनरली प्रेफर्ड। डिस्पाइट इज जनरली प्रेफर्ड इन मोर कंसाइज और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आपको डिस्पाइट का ज्यादा यूज करना है, राइट। ये आपका इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, व्हाइल इन स्पाइट ऑफ माइट साउंड स्लाइटली मोर फॉर्मल, ठीक है। तो ये थोड़ा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको जितनी भी बातें डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ की मैंने बताई ये आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बस आपने पेपर पॉइंट ऑफ से जरूर ध्यान रखना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है और इंस्पाइट के साथ हमेशा ही ऑफ आता है। डिस्पाइट का अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए तो डिस्पाइट इटसेल्फ मींस इन स्पाइट ऑफ ही होता है। डिस्पाइट का मीनिंग ही इन स्पाइट ऑफ होता है, राइट। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक देखो इन्फर वर्ड होता है और एक आपका इंप्लाय वर्ड होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉन्सियस होता है, कंसाइंस होता है ना। एक फिर इस तरह से आपको पता होगा, एक इस तरह से भी वर्ड होता है, एक एमिनेंट करके वर्ड होता है, EMINENT, एमिनेंट, और फिर एक इसका जोड़ा ये भी होता है। तो कुछ आपको ना ऐसे वर्ड्स भी पता होने चाहिए इंग्लिश के अंदर कि हाँ यार इनमें फर्क क्या है। जैसे एक अफेक्ट ए वाला होता है, एक इफेक्ट ई वाला होता है ना। तो एक वर्ब होती है, एक की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है, राइट। सो एमिनेंट और इमिनेंट में डिफरेंस। एमिनेंट एक पॉपुलर पर्सन को बोलते हैं जिसका समाज में क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है ना। जो एक ऐसा पर्सन होता है जिसका रेपो होता है सोसाइटी के अंदर, उसको एमिनेंट बोलते हैं। ही इज एन एमिनेंट राइटर, शी इज एन एमिनेंट डांसर, राइट। नोन एंड रिस्पेक्टेड जिसको बोला जाता है। जबकि इमिनेंट का मीनिंग होता है कोई भी जो चीज है जो जल्दी ही होने वाली है, लाइकली टू हैपन सून। लाइकली टू हैपन सून को बोलते हैं बेसिकली, क्या होता है वो, इमिनेंट, राइट। सो लाइकली टू हैपन सून इज कॉल्ड इमिनेंट, राइट। लाइक हिज प्रमोशन इज इमिनेंट, उसकी प्रमोशन होना तय है, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे मूव करते हैं। इन्फर जो वर्ड होता है इसका ये वर्ब है, इन्फर, इन्फर्ड, इन्फर्ड, और इम्प्लाई, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द, इन्फर से ही इन्फ्रेंस बनता है, राइट। सो यू पीपल मस्ट नो दैट व्हाट इज इन्फ्रेंस, राइट। इन्फ्रेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डिड्यूस करना और कंक्लूड करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम एविडेंस। मतलब जो हमें एविडेंस मिलते हैं उससे हम एक इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करते हैं, राइट, या कंक्लूड करते हैं। एक्चुअली एक कंक्लूजन की ही फॉर्म होती है, बट कंक्लूजन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको डायरेक्टली मेंशन होता है, जबकि इन्फ्रेंस हमेशा ही इनडायरेक्ट वे में निकालना पड़ता है बच्चे को, तो उसको इन्फ्रेंस बोलते हैं, राइट। इंप्लाई मींस अ वर्ब मीनिंग टू सजेस्ट और हिंट एट समथिंग विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली। ये भी थोड़ा सेम ही है कि कुछ भी ऐसा जिसको आप क्या करते हो, सजेस्ट करते हो या हिंट करते हो, ठीक है, और विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली, मतलब इसको भी हम सीधे नहीं बोलते, ठीक है। और जो है उस चीज को क्या बोलते हैं, इंप्लाई करना। सो इन्फर और इंप्लाई का ये फर्क होता है। एमिनेंट और इमिनेंट आपको बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़े से वॉइस के क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रिप्टिव सेंस में। क्वेश्चन बोल रहे द स्टूडेंट्स वर मेड टू रीडू द होमवर्क। ये वॉइस का सवाल है, ठीक है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। द स्टूडेंट्स वर मेड टू रीडू द होमवर्क, राइट। मतलब स्टूडेंट से होमवर्क को दोबारा से करवाया गया। अब ये जो मेक वर्ब होती है इसकी सेकंड फॉर्म मेड होती है। आपको पता है मेक की V2 क्या होती है स्टूडेंट्स, मेड। इसकी थर्ड भी क्या होती है, मेड, राइट। अब स्टूडेंट से दोबारा से होमवर्क करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया वो नहीं दे रहा है, पीछे जो है उस चीज को उसने हाइड किया है, आपसे अजम्पशन मांग रहा है। भाई अगर आपको दिमाग है तो वहां पे जो चीज आप वहां पे अज्यूम करोगे वो चीज यहां पहले आएगी। बाय के साथ जो चीज वहां अजम्पशन लगेगी उस चीज को वहां पे गिवन नहीं है, उस चीज को आपको स्टार्टिंग में लेके आना है। अब होमवर्क कौन करवाएगा, होमवर्क कौन करवाएगा, होमवर्क ऑब्वियस है
टीचर करवाएगा ना, होमवर्क करवाने का काम किसका है, टीचर का करवाएगा, टीचर करवाएगा होमवर्क। तो हम यहां अजम्पशन लगाएंगे बाय द टीचर की, राइट, बाय द टीचर की अजम्पशन यहां पे एग्जैक्ट है। जैसे देखो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सेंस में ना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, ऑप्शंस देख के तो आप हिटिंग करके आ जाते हो पेपर में, बच्चा एलिमिनेशन करके जो है राइट आंसर तक पहुंच भी जाता है जिसका थोड़ा बहुत ग्रिप है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। लेकिन अगर ऐसे आपको बनाने को आ जाए, डिस्क्रिप्टिव में भी बनाओ इसका आंसर क्या होगा, तो फिर कहीं ना कहीं टफ माना जाता है। इससे हमारा नॉलेज ज्यादा बिल्ड होता है जब हम ऐसे इसको पूरे कंप्लीट सेंटेंस को चेंज करेंगे, राइट। अब देखो मैं एक सेंटेंस इसकी तरह और आपको देता हूं, मैंने बोला द रूम वॉज क्लीन्ड, राइट, एक स्टेटमेंट आपको लिख के दी, द रूम वॉज क्लीन्ड, कमरे को साफ कर दिया गया था। अब सबसे पहले आपका यहां पे टाइम एंड टेंस अच्छा होना चाहिए, एक्टिव वॉइस अच्छी होगी तभी बच्चा पकड़ पाएगा। अब देखो यहां वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये तो पहले ही पैसिव वॉइस है। यहां पे देखो वर के साथ मेड थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये तो पहले ही पैसिव वॉइस है। अब जिसको आइडेंटिफाई नहीं करना है बच्चे को कि वेदर दिस पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस और इज इन पैसिव वॉइस, वो नहीं कर पाएगा, उसको मतलब फिर रूल रेगुलेशन का कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स आपके अच्छे होने चाहिए, तब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे स्टूडेंट्स कि ये जो गिवन वाक्य है, जो गिवन स्टेटमेंट है, ये एक्टिव में है या पैसिव में है, राइट। अब देखो मैंने बोला द रूम वॉज क्लीन्ड, मतलब रूम को साफ कर लिया गया था, रूम को साफ कर लिया गया था। अब किसके द्वारा किया गया, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जब आप अच्छे लेवल के एग्जाम फाइट करते हो, ठीक है। तो ऐसे अजम्पशन वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है पेपर में कि बच्चे की रीजनिंग कैसी है, अज्यूम कर पाता है वो सही से। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन मैं दे दूं, अच्छा मैं बोलूंगा आई क्लीन्ड द रूम, मैं लिख के दे देता हूं, मैंने बोला आई क्लीन्ड द रूम, ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन दे देगा पेपर में कोई, समवन क्लीन्ड द रूम, समवन क्लीन्ड द रूम, कुछ ऐसे दे देगा, राइट, क्लीन्ड द रूम। तो क्या मैंने कमरे को साफ किया था, क्या किसी ने कमरे को साफ किया था, या थर्ड ऑप्शन हो सकता है ऐसे बोल देगा राहुल क्लीन्ड द रूम, राहुल ने रूम को साफ किया था। तो मतलब हम पीछे अगर यहाँ पे मैं आई आंसर के साथ जाता हूं तो मतलब मैंने बाय मी सोचा होगा पीछे। अगर मैं यहाँ पे समवन के साथ जाता हूं तो मींस एग्जामिनर बाय समवन सोच रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स ये दोनों ही आंसर गलत है और राहुल वाला आंसर भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सफाई करने का काम, जो क्लीनिंग का काम है, वो मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है, राहुल का भी नहीं है। यहां पे राइट आंसर बनेगा द स्वीपर क्लीन्ड द रूम। जो जिसका काम है, जैसे गिरफ्तार करने का काम, चोरों लुटेरों को पकड़ने का काम पुलिस का है, तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो ऐसे आएगा द थीफ वॉज कॉट, ऐसे आगे बोलेगा नहीं बाय द पुलिस, द थीफ वॉज कॉट, चोर को पकड़ लिया गया था। तो ये अंडरस्टूड है कि बाय द पुलिस, पुलिस ही पकड़ेगी उसको, राइट। द बैंक वॉज लूटेड, द बैंक वॉज लूटेड, वाई शुड आई राइट बाय द थीव्स या बाय द रॉबर्स, अंडरस्टूड है वो, चोरी मैं थोड़ी करूंगा, आप थोड़ी करोगे। तो ये अजम्पशन है। तो यहां पे जो राइट जो अजम्पशन लगेगी वो लगेगी आपकी स्वीपर की या क्लीनर की, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम या द स्वीपर क्लीन्ड द रूम, कुछ इस तरह से आप आंसर बनाओगे, राइट। ये नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं जाएंगे। तो इस सवाल में अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे, हम द टीचर को पहले उठा लेंगे और फिर इसको बना देंगे, राइट। ऑलरेडी ये पैसिव स्टेट में है तो हम इसका एक्टिव बनाएंगे। अब एक्टिव में कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यार ये सेंटेंस एक्टिव में या पैसिव में है। तो बाय द टीचर की अजम्पशन लगा के पहले ले आओ द टीचर को, तो क्या बनेगा, द टीचर, राइट। वर मेड है तो हमें V2 में जाना है, मेड, मेड द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रीडू द होमवर्क, ये है इसका सही उत्तर। अब यहां एक मेन बात है जो मुझे आपको बतानी है। आप बोल सकते हो सर यहां तो टू लग रहा है, आप तो टू लगा नहीं रहे। तो होता यह है स्टूडेंट्स कि एक्टिव वॉइस, ये जो हमने बदला ये एक्टिव वॉइस में बदला, ये सेंटेंस मैंने एक्टिव वॉइस में चेंज किया। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि ये जो मेक वर्ब है, ठीक है, ये जो लेट वर्ब है और ये जो वॉच वर्ब्स होती हैं, ठीक है, और एक चौथी आपने ध्यान रखनी है बेड, 4 ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम हमेशा ही बेयर इंफिनिटिव अप्लाई करते हैं। इंफिनिटिव्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है फुल, एक होता है बेयर।
फुल इन्फिनेटिव्स वो इन्फिनेटिव्स होते हैं स्टूडेंट्स जो वर्ब्स अपने साथ हमेशा ही टू लेती हैं। जिन वर्ब्स के साथ हम टू लगाते हैं उसको ग्रामेटिकली बोला जाता है फुल इन्फिनेटिव। और कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनके साथ कभी टू नहीं आता, राइट। तो मेक उन्हीं में से एक ऐसी वर्ब है। मेक के साथ देख लो, लेट के साथ, ठीक है, वॉच के साथ, बेड के साथ, अगर स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, तो आप वहां पे इनके साथ टू नहीं लिखोगे। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, तो पैसिव वॉइस में इसके साथ हम फुल इन्फिनेटिव लगाते हैं। मतलब पैसिव वॉइस में आपको मेक वर्ब के साथ, ठीक है, टू लगाना है, टू लगेगा। पैसिव में टू आता है, बट एक्टिव वॉइस में मेक वर्ब के साथ कभी भी टू नहीं आता। इसलिए जब यही नॉलेज चेक कर रहा है आपके इस सेंटेंस के थ्रू, अब जो बच्चा यहां टू लगाएगा ना, उसका फिर भी गलत है आंसर, उसको फिर भी नंबर उसका चला गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं वो यही जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू। एक तो आपके अजम्पशन जानना चाह रहा है कि राइट अजम्पशन आप लगाते हो बाय द टीचर आपने चलो उठा लिया सही, लेकिन अगर आपको इन्फिनेटिव का पता नहीं है, जैसे देखो हम ऐसे बोलते हैं मेक हिम अंडरस्टैंड, आई मेड हिम डू ऑल द वर्क, आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स। ये पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। मैंने उससे डांस करवाया, आई मेक हिम डांस, मैंने नहीं डांस किया, मैंने उससे डांस करवाया। तो मेक वर्ब वहां पे मेड जो इसकी V2 है, ये बेसिकली कॉजिटिव वर्ब्स का काम करती है सेंटेंसेस के अंदर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। पैसिव वॉइस में इसके साथ फुल इन्फिनेटिव लगता है। इन्फिनेटिव फुल क्या होता है लिख देता हूं यहां, 2 + V1 लगता है, राइट। तो 2 + V1 यहां आ रहा है, रीडू, राइट। और यहां पे एक्टिव वॉइस में इनके साथ टू नहीं लिखा जाता है। यही इस सवाल से आपका नॉलेज वो चेक करना चाह रहा था एग्जामिनर, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। पॉलिटिक्स इंटरेस्ट एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिक्स इंटरेस्ट एवरीवन। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बच्चा एवरीवन तो उठा लेगा, ठीक है, आपने पहले एवरीवन उठा लिया, राइट। एवरीवन के साथ चलो आपने इज भी लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में वाक्य है। सो एवरीवन इज। अब आप क्या लिखोगे यहां पे, इंटरेस्टेड लिख दोगे, थर्ड फॉर्म लगा दोगे, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, राइट। सो एवरीवन इज इंटरेस्टेड, एवरीवन इज इंटरेस्टेड, राइट। अब यहां क्या लगाओगे, बाय पॉलिटिक्स, एवरीवन इज इंटरेस्टेड बाय पॉलिटिक्स। अब इस टाइप के अंदर एग्जामिनर क्या जानने की कोशिश कर रहा है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगती हैं, बट बाय नहीं लगता, राइट। इंटरेस्ट के साथ हम कभी भी बाय नहीं लगाते, इंटरेस्ट के साथ लगाते हैं हम इन। इंटरेस्ट इज फॉलोड बाय विच प्रेपोजिशन, इन प्रेपोजिशन लगती है इंटरेस्ट के साथ। सो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। क्या होगा स्टूडेंट्स राइट उत्तर, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, दिस कुड बी द राइट आंसर। जैसे आपने वो पढ़ा होगा दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, राइट। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, एक बार पहले आप इस 14वें क्वेश्चन को भी देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका कंप्लीट पॉइंट बता देता हूं, रूल बता देता हूं। ब्रो द एग्जाम रिजल्ट प्लीज्ड द स्टूडेंट्स, राइट। तो ऑब्वियस है प्लीज्ड आ रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो हमें पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस है, तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी उसमें हमें वॉज वर्ब प्लस V3 लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स का जो नेचर है, इस सब्जेक्ट का जो नेचर है वो प्लूरल नेचर है। हमेशा हर बात को ध्यान रखो, जो हम सब्जेक्ट उठा रहे हैं पीछे से, क्या वो सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लिखी जाएगी। सो द स्टूडेंट्स वर प्लीज्ड। अब यहां क्या आएगा, क्या प्लीज्ड के साथ मैं ऐसे लिखूंगा प्लीज्ड बाय द एग्जाम, द स्टूडेंट्स वर प्लीज्ड बाय द एग्जाम, नहीं। प्लीज्ड के साथ भी बाय प्रेपोजिशन को नहीं लिखा जाता है, प्लीज्ड के साथ हम लगाते हैं प्रेपोजिशन विद, राइट। सो द स्टूडेंट्स वर प्लीज्ड विद द एग्जाम। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, विद द एग्जाम।
दिस कुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजिशंस लगाते हैं, लेकिन हम बाय नहीं लगाते। पैसिव वॉइस में बाय नहीं लिखा जाता इन बेसिकली इन वर्ब्स के साथ, राइट। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दिस बैग कंटेन्स माई बुक्स। यहां थोड़ी मिस्टेक है, यहां पे बुक्स होगा, बैग के अंदर क्या होंगे स्टूडेंट्स, बुक्स होंगे। सो दिस बैग कंटेन्स माई बुक्स, दिस बैग कंटेन्स माई बुक्स। तो माई बुक्स को मैं पहले उठा लूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, तो क्या हो जाएगा माई बुक्स। अब अगेन यहां पे माई बुक्स जो सब्जेक्ट का नेचर है वो प्लूरल नेचर का सब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा माई बुक्स वर कंटेन्ड। अब फिर से वही वो पूछ जानना चाह रहा है कि बच्चा यहां बाय दिस बैग लगेगा लगाएगा या इन दिस बैग लगाएगा, तो ऑब्वियस है बैग में होंगी ना। सो माई बुक्स वर कंटेन्ड इन दिस बैग, इन दिस बैग, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, इस टाइप का हमेशा ध्यान रखना है कि देयर आर सम वर्ब्स व्हिच नेवर टेक बाय इन पैसिव वॉइस। जैसे नोन के साथ टू आता है, आप जानते होंगे नोन वर्ब के साथ भी बाय नहीं लगाते। आई नो यू, सो यू आर नोन टू मी, है ना, यू आर नोन बाय मी तो नहीं होता। अब ये थोड़ी सी वर्ब्स है, ठीक है, जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ब्स लाइक इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, एम्बेडेड, एनश्राइंड, हिडन, स्टफ्ड and engulfed etc take prepositions in, ठीक है, not by if the subject is in non doer state। ठीक है, नॉन डूअर स्टेट में जब सब्जेक्ट होता है तब ऐसे ही वाक्यों को हम हमेशा पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर स्टेट का हो, राइट, तो इन सारी वर्ब्स के साथ इंटरेस्ट है, कंटेन है, एम्बेड है, ठीक है, एनश्राइन है, हिडन है, स्टफ्ड है, एनगल्फ्ड है, एनगल्फ्ड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इन सारी वर्ब्स के साथ स्टूडेंट्स हमेशा ही आपको प्रेपोजिशन इन को लिखना होता है, बाय इन के साथ नहीं लगता, राइट। थोड़ा ध्यान रखना है, प्लीज्ड के साथ विद लग जाता है, सेटिस्फाई के साथ विद लग जाता है, इन सब के साथ इन लग जाता है, राइट। तो ये थोड़ी सी वर्ब्स का आपने ध्यान रखना है। थोड़ी सी मैं इसमें वोकैब ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको अजम्पशन वाले बताए हैं, इस तरह के वॉइस अगर पेपर में है तो आप ऐसे टैकल करो। तो वोकैब की अगर हम बात करें, थोड़े से मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देता हूं इडियम्स, राइट। तो वोकैबुलरी और इडियम्स के कुछ हम वर्ड्स कर लेते हैं, जो क्योंकि आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में वोकैब भी पूछी जाती है, सिमिलर वर्ड आ सकता है, ऑपोजिट वर्ड्स आ सकता है। तो फर्स्ट वर्ड है आपके सामने, दैट इज मिराज। बड़ा अच्छा वर्ड है मिराज, ठीक है। तो कोई बच्चा जानता हो मिराज क्या होता है, व्हाट इज मिराज, राइट। अच्छा वर्ड है, पेपर में कंपटीशन में पूछा जाता है। सो मिराज मीन्स होता है स्टूडेंट्स डाउट, इल्यूजन, सस्पिशन, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, राइट। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इल्यूजन, लिख सकते हैं, राइट। डिल्यूजन, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, डाउट है, राइट। संदेह मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर, जब इंसान को संदेह होता है, डाउट होता है, सस्पिशन होता है, तो उसको मिराज बोलते हैं। सेकेंड वर्ड इज परफिडियस। Now what is perfidious? What is perfidious? Perfidious का मीनिंग होता है नेगेटिव, ठीक है। एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वन हु कांट बी ट्रस्ट वर्दी, वन हु कैन नॉट बी ट्रस्ट वर्दी। एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते हो, विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस पर्सन के ऊपर, उसको परफिडियस बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली नेगेटिव वर्ड, राइट। चलो यहां पे थोड़े कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज ग्लिम्स, फोर्थ इज डायट्राइव, राइट। नाउ व्हाट इज ग्लिम्स, व्हाट इज डायट्राइव? ग्लिम्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ब्रीफ व्यू, कोई ऐसे बाहर से झांका और गायब हो गया, उसको ग्लिम्सेस बोलते हैं, राइट। सो ग्लिम्स मींस आप ब्रीफ व्यू इसके लिए लिख सकते हो, इट मींस
brief view, right? And what about diatribe? Diatribe means होता है basically जो चीज कड़वी होती है, bitter and violent is called diatribe. What does it mean? Bitter and violent is called diatribe, right? Fifth word, acrimonious. Now what is acrimonious? कभी भी याद रखना, कोई भी वर्ड इंग्लिश में एक्री रूट से बने, ठीक है? ये दो रूट वर्ड होते हैं, एक एसर रूट होती है, ACER, एसर और एक्री, ये दो जो रूट वर्ड है ये भी इसी का ही सिमिलर है. डायाट्राइब और एक्रीमोनियस दोनों ही सिमिलर होते हैं. एसर और एक्री रूट से जितने भी वर्ड बनते हैं वो हमेशा ही खटास को बताते हैं, खट्टे वर्ड होते हैं, कटाक्ष वाले, राइट? तो इस शब्द का मीनिंग भी यही है. एक्रीमोनियस ना नेचर भी होता है कई लोगों का, एक्रीमोनियस नेचर होता है स्टूडेंट्स. कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं बोलते, रूड बोलते हैं, इसी को इंडिग्नेंट भी बोलते हैं, रूडली, राइट? मतलब वो अंदर से ना कड़वाहट सी निकालते हैं, उस चीज को हम एक्रीमोनियस नेचर बोलते हैं उस बंदे को, राइट? दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एक्रीमोनियस नेचर. कड़वा नेचर होता है इन लोगों का, ठीक है? कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ठीक है? तो कई लोग थोड़े पोलाइट होते हैं, कई लोग थोड़े रूड होते हैं, खिजे रहते हैं हमेशा, ठीक है? तो ये ऐसे लोग होते हैं. एक फिर ना ये नेचर भी होता है, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड लैचरिमोस, LACHERYMOSE, राइट? LACHERYMOSE. लैचरिमोस नेचर, डू यू नो कौन सा नेचर होता है? ये भी नेचर से कनेक्टेड होता है वर्ड. लैचरिमोस नेचर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े कंप्लेनिंग होते हैं लाइफ में. स्टूडेंट्स भी होते हैं ऐसे कुछ, है ना? ये नहीं मिला, ये क्लास नहीं हुई, अपने आप कुछ करना नहीं है बट कंप्लेन करते रहेंगे, रोते रहेंगे हमेशा, ठीक है? तो रोंदड़ू कहते हैं पंजाबी च, ठीक है? तो मतलब जो हमेशा ही रोता रहता है, प्रोन टू टीयर. कौन सा नेचर होता है? प्रोन टू टीयर, और वी कैन से कंप्लेनिंग नेचर. दिस पर्टिकुलर नेचर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? लैचरिमोस नेचर, राइट? सिक्स्थ वाला देखेंगे, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था, किक द बकेट. किक द बकेट. सो व्हाट इज द किक द बकेट? किक द बकेट होता है, लिटरल मीनिंग्स तो नहीं होते इडियम्स के, इडियम्स डू नॉट हैव द लिटरल मीनिंग्स, शाब्दिक अर्थ नहीं होते हैं. किक द बकेट का मीनिंग भी टू डाई होता है, ठीक है? गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट और किक द बकेट, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपने. इसका मीनिंग भी टू डाई होता है और टू गिव अप द घोस्ट का मीनिंग भी टू डाई से ही कनेक्टेड होता है, राइट? सेवंथ देखेंगे. सेवंथ जो हमारा वर्ड रहेगा दैट वुड बी सेवंथ वर्ड है वो कैप का, दैट इज ग्रिगेरियस. अच्छा वर्ड है ग्रिगेरियस, राइट? और ग्रेग एक रूट है, ध्यान रखना. जब भी किसी वर्ड में ग्रेग रूट आ जाती है, जैसे मैंने एसर और एक्री बताई कि वो खटास से रिलेटेड होती है, उसी तरह ग्रेग रूट जब भी आती है तो समझ आना ये ग्रेग रूट बताती है स्टूडेंट्स ग्रुप को. रूट वर्ड्स भी हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है? ग्रुप को बताती है, ठीक है? गैदरिंग को बताती है, समूह को बताती है ग्रेग रूट. तो ग्रिगेरियस वो इंसान होता है जिसको हमेशा ही कंपनी में रहना अच्छा लगता है, जो घुल मिल के रहता है, जो थोड़ा सामाजिक होता है, सोशल होता है. अपने घर में कुछ बनाएगा तो पड़ोसी को भी देगा, कि प्रेम प्यार बढ़ता है इससे, राइट? तो ग्रिगेरियस नेचर होता है फॉन्ड ऑफ कंपनी. क्या होता है इसका नेचर? फॉन्ड ऑफ कंपनी. कंपनी में रहने का जो शौकीन होता है उसको बेसिकली ग्रिगेरियस बोलते हैं. ऐसे लोग सोशल इसका सिमिलर हो सकता है, ठीक है? एमिकेबल इसका सिमिलर हो सकता है. इट कैन बी एमिकेबल ऑल्सो, इट कैन बी अफेबल ऑल्सो, राइट? इट कैन बी एमिएबल ऑल्सो. ये सारे वर्ड जितने भी हैं इसमें भी एम ई आ रहा है, तो ये जो एमी रूट होती है ये भी फ्रेंडशिप को बताती है, लव को बताती है. सो एमी रूट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लव, फ्रेंडशिप.
फ्रेंडली नेचर होता है, कईयों का एमिकेबल नेचर बोलते हैं उसको, राइट। सो एमिकेबल इज ऑल्सो फ्रेंडली। फ्रेंडली वही होता है जो घुलता मिलता है लोगों से, राइट, उसके यारी दोस्ती जल्दी हो जाती है ना, तो उसको एमिकेबल नेचर बोलते हैं, राइट। तो ये कुछ वोकैब करवाई मैंने आपको, और थोड़ा सा मैंने लॉजिकली आपको पढ़ाया आज, ठीक है। एमसीक्यूज हमने नहीं करे हैं, हर चीज एमसीक्यूज पे नहीं होती, एमसीक्यूज पे भी आप तभी आओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है आपको। इनफर, इम्प्लाई, है ना, कुछ कंफ्यूजिंग पेयर बता दिया, और डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का आपको कॉन्सेप्ट आज के सेशन में मैंने डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट सेशन, थैंक्स अ लॉट।